ठीक, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यहां तक हमने बात की। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की हमने बात की। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, और इसके बीच में एक होता है स्तर, उसको मेसोडर्म कहते हैं। लेकिन जिनके अंदर केवल दो पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? द्विकोरकी। क्या कहेंगे? द्विकोरकी। ठीक, तो बेटा बीच में एक वीडियो मैंने अभी आधा वीडियो पहले डाल दिया है, आधा अभी डाल रहा हूं वापिस, किसी कारण से वीडियो क्लोज हो गया था, तो इस कारण से ये चीज हुई। ठीक, तो यहां तक हमने बात की। तो इसके अंदर सेकंड वन मैंने पहले तो सममिति के बारे में आपको नेक्स्ट में बता दिया। अब बताया द्विकोरकी और त्रिकोरकी। तो द्विकोरकी और त्रिकोरकी जो अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है कि जब कोई प्राणु केवल दो भ्रूणीय अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक एक्टो और एक एंडो, और इनके बीच के अंदर मीजोगैलिया भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मीजोगैलिया। क्या भरा रहता है? मीजोगैलिया भरा रहता है। तो केवल इसके अंदर दो स्तर होते हैं, मध्य के अंदर मीजोगैलिया भरा रहता है, तो इनको तो कहेंगे द्विकोरकी। क्या कहेंगे? द्विकोरकी। ठीक है, इसको तो हम कह दिया द्विकोरकी। लेकिन अगर ठीक है, हम जानते हैं ये तो क्या हो गया? एक्टो, ये तो क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म। ठीक है, ये होता है एंडो, जैसा कि हमने पहले बात की। ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपका पूर्ण विकसित रूप बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीजो। ये एक्टो, एक्टो एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब बीच में। ठीक है, तो मीजो, मीजो, मीजोडर्म। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य चर्म, आंतरिक चर्म, और इसको कहते हैं मध्य चर्म। क्या कहते हैं? डर्म। ठीक है, तो यहां तक हमने बात करी। तो जब ये तीनों बन जाते हैं तो उसको कहते हैं त्रिकोरकी। क्या कहेंगे? त्रिकोरकी। तीनों बन जाएंगे तो उसको कहेंगे त्रिकोरकी, और दो होंगे तो उसको कहेंगे द्विकोरकी। तो यहां तक हमने बात की। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने बात की, नेक्स्ट अपने सामने टॉपिक आता है प्रगुहा, सिलोम। तो बेटा बिल्कुल सोचना नहीं है, जिसके अंदर त्रिकोरकी है उसके अंदर गुहा होगी, जिसके अंदर दो कोरक है उसमें गुहा नहीं होगी। जो द्विकोरकी अवस्था मैंने अभी आपको बताई थी कि उसके अंदर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, उसके अंदर प्रगुहा नहीं होगी, मतलब पीछे जो अपने मलद्वार जो होता है वो उसके नहीं पाया जाता। और थर्ड वन तीन अगर है तो उसके अंदर पाया जाता है। लेकिन इसका एक अपवाद आएगा, एक संग ऐसा आएगा जिसके होगा तो द्विकोरकी, लेकिन उसके अंदर जो मेसोगैलिया होता है वो कहीं कहीं पर समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर मीजोडर्म बन जाती है, छोटी अल्प मात्रा में पैकेज के रूप में गोलाकार वृत्ताकार मीजोडर्म बन जाती है। कैसे? देखिए, इसको समझिए। तो मैंने अभी बेटा कहा द्विकोरकी मतलब दो कोरक, तो इसका एग्जांपल कहां तक होंगे? द्विकोरकी अवस्था कहां तक होगी? उदाहरण के लिए सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो होता है वो द्विकोरकी होता है। और इसके बाद त्रिकोरकी के अंदर प्लेटी एलिमेंट्रीज से सभी रज्जु की तक जितने भी जंतु है वो सारे आपके इसके अंदर सम्मिलित होंगे। ठीक, तो यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन अपने पास आता है प्रगुहा। तो प्रगुहा की जब भी बात करूंगा तो देखिए मैंने पहले आपको कंडीशन बताई थी, प्रगुहा की मैंने आपको बात की थी। तो सबसे पहले मैंने कहा तीन प्रकार की गुहा होती है। तो प्रगुहा मतलब शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच में, शरीर की जो भित्ति है ये और आहार नाल जितनी भी अपना शरीर के आ रही है उनके बीच में उपस्थित गुहा को प्रगुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगुहा कहते हैं। तो सीधी सी बात में बात करें तो आपका जो मल द्वार जो होता है वो कहलाता है प्रगुहा। तो अब देखिए बेटा इसकी स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो आपके सामने तीन रेखा आएगी। ये तीन प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है प्रगुहीय, जिसके अंदर गुहा पाई जाती है। दूसरी कंडीशन आती है कूटगुहीय, और तुम जानते हैं कूट का मतलब होता है झूठा। कूट का मतलब क्या होता है?
कूट गुह्य, और कूट का मतलब होता है झूठा, झूठा झूठा, ठीक है, झूठा मतलब फैक्ट बोल रहे, झूठा, ठीक है, झूठा। कूट का मतलब होता है झूठा, मतलब झूठी गुहा, ठीक है। फिर तीसरा होता है अगुह्य, अगुह्य, टोटल 3 होते हैं। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा अगुह्य। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जितने भी द्विकोरकी होते हैं, जितने भी द्विकोरकी होते हैं, उनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, उनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती। जिनके अंदर 2 कोरक पाए जाते हैं उनमें कभी भी गुहा नहीं पाई जाती। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि जो द्विकोरकी है मतलब उनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती। और प्लेटी एलिमेंटिस तक के जितने भी सदस्य हैं, प्लेटी एलिमेंटिस तक, प्लेटी प्लेटी एलिमेंटिस तक, कहां से? प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से। प्लेटी एलिमेंटिस तक जितने भी होते हैं वो आपके होते हैं अगुह्य। तो अभी बेटा देखो, नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि वे प्राणी जो द्विपार्श्व संमित तो होते हैं लेकिन उनके अंदर अगुहा पाई जाती है, मतलब उनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती, तो वो होते हैं बेटा प्लेटी एलिमेंटिस थे। होते तो द्विपार्श्व संमित है, जब इनकी समिति की बात करेंगे तो ये द्विपार्श्व संमित होते हैं, लेकिन इनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती। ठीक, तो हमने ये चीज कह दी। और ये चीज कब होगी? ये चीज कब होगी? अब ये संरचना कब होगी? तो वो होगी बेटा आपके जब ये तीनों स्तर होंगे, तीनों स्तर होंगे। तो किसे कहेंगे? अब ये जिन प्राणियों में गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुह्य कहा जाता है, और इनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये एक्टो, मीजो और एंडो, तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ एकदम क्लोजली भरा हुआ होता है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गुहा बचती ही नहीं है, कोई जगह बचती ही नहीं है, तो इसको अपन कहेंगे अगुह्य। सेकंड वन आपके सामने आता है कूट गुह्य। कूट का मतलब ही झूठा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखो इसके अंदर बाह्य होती है या आंतरिक होती है, ठीक है, और यहां पर पैचेस के अंदर जहां पर मीजोगेलिया भरा रहता है वहां पर आपको गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती है, रिंग के समान आकृति देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं कूट गुह्य। और एकमात्र इसका एग्जांपल है एस्के एलिमेंटी, एस्के एलिमेंटीज। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र ऐसा उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा संघ है या वह कौन सा संघ है जिसके अंदर कूट गुहा पाई जाती है, तो वो होती है एस्के एलिमेंटीज। और कूट गुहा की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। उसके बाद जो वास्तविक प्रगुह्य जो होते हैं उनके अंदर बाह्य ये गुहा हो गई, ठीक है। उसके बाद एक स्तर की, सिंगल स्तर की मीजोडर्म होती है, सिंगल स्तर की आपके मीजोडर्म होती है, और बीच के अंदर वो दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ती है, और सेंटर के अंदर आंतरिक गुहा भी उससे जुड़ी हुई होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि मीजोडर्म आंतरिक गुहा से जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन ये देखो यहाँ पूरी जुड़ी हुई है, तो ये आपकी गुहा होती है। क्या होती है? गुहा। ये क्या हो जाएगी? गुहा हो जाएगी। और यहाँ पर ये गुहा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? गुहा। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं गुहा जैसी संरचना, तो ये हो जाएगी आपके अगुह्य। तो ये तो होता है प्रगुह्य, तो सभी रज्जु की, और कौन? एनेलिडा से लगा के जितने भी जीव जंतु है वो सारे इसके अंदर आएंगे गुहा के अंदर, जिनके अंदर देह गुहा पाई जाती है। तो ये बेटा इसके 3 वर्ग होते हैं, मैंने इसको कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन अपने सामने आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सामने आता है अपने पास विखंडन। क्या सामने आता है? विखंडन। कि वे जंतु जिनका शरीर छोटे छोटे खंडों में वृत्ताकार रिंग के अंदर खंडित होता है उनको अपन कहते हैं खंडीय। क्या कहते हैं? खंडीय। तो उनमें खंडी भवन, तो जिनका शरीर खंडों में विभक्त होता है, अब वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उनको अपन खंडित कहेंगे। क्या कहेंगे? खंडित। तो ये वापिस 2 प्रकार की हो जाएगी, सत्य खंडी भवन और असत्य खंडी भवन। तो देखो क्या कहेंगे इसको, तो कि वे जंतु जिनके शरीर खंडों में विभक्त होता है और वो खंड अंदर तक खंडित होता है, तो उनको कहते हैं वास्तविक खंडी भवन। उसको क्या कहेंगे? वास्तविक का खंडी भवन। और ये ऑर्थोपोडा का विशेष लक्षण है
ऑर्थोपोडा संघ के जितने भी जंतु है वो वास्तविक खंडी भवन बताते हैं कि उनके आपके शरीर के विभिन्न भागों को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अवास्तविक जो होता है वो केंचुए में भी होता है और खंडी भवन केंचुए में, और जिनके अंदर नहीं पाया जाता उनको अविखंडी या द्विखंडी भवन के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट टॉपिक आता है पृष्ठरज्जु, और इसी के आधार पर अकशेरुकी और कशेरुकी को दो भागों में बांटा गया है। अकशेरुकी मतलब अरज्जुकी और कशेरुकी का मतलब होता है रज्जुकी। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये कशेरुकी है, कशेरुकी। ठीक है, रज्जुकी को कशेरुकी कहा जाता है। तो देखिए बेटा पृष्ठरज्जु लास्ट कैरेक्टर है ये, तो आपको कभी भी पूछ ले कि किन लक्षणों के आधार पर तो संगठन के स्तर, समिति, द्विकोर की अवस्था, प्रग हुआ, खंडी भवन और पृष्ठरज्जु। तो पृष्ठरज्जु शब्द आते ही बेटा ये आपके पृष्ठ मतलब जो पीछे वाला जो भाग होता है, बैक वाला पोर्शन जो है, उस पर पाया जाने वाली एक नली समान संरचना होती है, रज्जु होता है। ठीक है, आपकी जो नली रूपी जो संरचना है उसके अंदर पाई जाती है पृष्ठरज्जु। जिसके अंदर उपस्थित होती है उनको रज्जु की, और जिसके अनुपस्थित होती है उनको अरज्जु की कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अरज्जु की कहा जाता है। पृष्ठरज्जु की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा मेसोडर्म से होती है, और मैंने अभी आपको कहा कि मेसोडर्म कहां से, किसकी बात करते हैं हम? मेसोडर्म मतलब त्रिकोणकी की। किसकी बात करेंगे? त्रिकोणकी की। तीनों अगर उपस्थित है तो पृष्ठरज्जु बनेगी, वरना मेरुरज्जु होगा ही नहीं तो पृष्ठरज्जु बनेगी कहां से? ठीक, तो यहां तक हमने बात की। अब बात करते हैं पॉलीफेरा। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर आता है कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला वर्गीकरण होता है अकशेरुकियों का, मतलब अरज्जुकियों का वर्गीकरण। उसमें आता है, सबसे पहला आता है पॉलीफेरा। मैंने बेटा आपके इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, ये रहे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। ये देखो, ये आपके पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो इसके बारे में बताता है। लेकिन आपको इतना शॉर्ट में लिखाऊंगा तो एक बार आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि शॉर्ट्स होते क्या, उसके बाद जब करोगे तब इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है छिद्र, फोरा का मतलब जंतु। तो वे जंतु जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं उनको पोरीफेरा के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने कहा ये जो पोरीफेरा जो नाम दिया था और इस संघ की खोज की थी सबसे पहले वो ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद ये लवणीय जल में पाए जाते हैं, मतलब समुद्रों में पाए जाते हैं, कभी भी आपको नदियों में देखने को नहीं मिलेंगे पोरीफेरा के सदस्य। असम्मित होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा सम्मिति, और सम्मिति में मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था कि प्रोटोजोआ और जो पोरीफेरा होते हैं वो असम्मित होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। और ये देखो इसका एग्जांपल मैंने आपको कह दिया था कि बहुकोशिकीय, और प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय। ठीक है, तो ये प्रकार हमने बात की थी। तो सबसे पहले पोरीफेरा। तो पोरीफेरा की बात है, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको केंद्रकी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इनको अपन जो है रज्जुकी के अंदर पढ़ेंगे, इनके अंदर रज्जु पाया जाता है और केंद्रकी। लेकिन अपन यहाँ बात करते हैं अरज्जुकी के अंदर प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए पोरीफेरा जो होते हैं उनको बहुकोशिकीय कहा जाता है, मतलब इनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकीय संगठन होता है। कैसा संगठन होता है? कोशिकीय संगठन। तो मैंने अभी आपको कहा कि कोशिकाएं एक से अधिक होती है लेकिन वो आपस में जुड़ती नहीं है और उत्तक का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण नहीं करती? उत्तक का निर्माण नहीं करती। इनके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र से क्या मतलब हो गया? देखिए बेटा मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये
प्रकार के नाल तंत्र होते हैं, एस्कॉल, ल्यूकॉन और साइकॉन। लेकिन आप कभी छोटी क्लास में हो तो आपको इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है। नाल तंत्र इनके अंदर उपस्थित होता है। नाल तंत्र से मतलब क्या होता है कि जो जल है इनके अंदर प्रवेश करता है, इनके शरीर में प्रवेश करता है। तो ये बेटा जो भाग होता है जहां से ये प्रवेश करता है उसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जहां से प्रवेश करता है वहां से उसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया। और जहां से बाहर निकलता है उसको कहते हैं ऑपरकुलम। क्या कहते हैं? और बीच के अंदर ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं स्पॉन्ज गुहा, स्पॉन्जी गुहा, स्पॉन्ज गुहा। क्या कहते हैं? स्पॉन्ज गुहा। तो ये बेटा इसकी संरचना होती है। तो इसमें ये भाग होता है। तो अब देखो बेटा क्या होता क्या, ये संरचना क्यों होती है? जल के साथ भोजन पदार्थ, कीट, कवक वगैरह जो है वो इसके शरीर में प्रवेश करते हैं ऑस्ट्रिया के द्वारा। फिर इनका पाचन होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और जल के साथ ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रवेश करती है। ऑक्सीजन भी यूज में ले लेते हैं। जल के साथ जो कीट मकोड़े जो भोजन आता है उसको भी अवशोषित करते हैं, उसको भी ग्रहण करते हैं कॉलर कोशिकाओं के द्वारा। और शेष जो जल होता है वो वापिस कहाँ हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो जो ऊपर का जो बड़ा छिद्र है उसको तो ऑपरकुलम कहते हैं और छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्ट्रिया कहते हैं और बीच की जो गुहा होती है उसको स्पॉन्ज गुहा कहते हैं। जल परिवहन के द्वारा O2 व भोजन का गमन होता है। पाचन जो होता है वो कॉलर कोशिकाओं के द्वारा होता है। उसके बाद हमने बात की CaCO3 में कंटिकाएं। इनके शरीर के अंदर कंटिकाएं पाई जाती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी जो बाह्य त्वचा जो होती है यहाँ पे, वहां पे कंटिकाएं, कठोर संरचनाएं पाई जाती है। मैंने पहले कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कठोर संरचना। ठीक है, उसके बाद देखो ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो होते तो एक ही संरचना के ऊपर है, एक ही शरीर में होते हैं, लेकिन वो अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं उभयलिंगी। उसके बाद देखिए इसके अंदर जनन की प्रक्रिया जो होती है वो आपके दो प्रकार की होती है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन जो होता है आपके, वो आपके किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। इनका शरीर टूट जाता है और प्रत्येक दोनों टूटा हुआ जो खंड है वो वापस नए शरीर को, पूरे नए जीव को बनाते हैं। लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है और वो मैंने भी आपको कहा कि उभयलिंगी, मेल और फीमेल युग्मक बनाते हैं और उनमें आपस में संलयन होता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। यहां तक हमने बात की। उसके बाद देखिए इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो आंतरिक होती है, मतलब गर्भ उनके शरीर के अंदर होती है। तो सीधी सी बात है, अगर अंदर होती है तो उसको हम देख नहीं सकते, तो हम उसको क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। उसको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। उसके बाद पैरेंक्यमा लार्वा, कि वह लार्वा अवस्था जिसमें क्या नहीं होता, इनके अंदर कौन सी, तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है आपके, ये ध्यान रखना, याद कर लेना इसको ढंग से, कि इनके अंदर कौन सी लार्वा अवस्था पाई जाती है? तो पैरेंकाइमुला लार्वा अवस्था पाई जाती है। पोर के अंदर काई है, पोर के अंदर क्या है? देखो पोरी नाम में आ रहा है, पोरीफेरा, तो पैरेंकाइमा, तो पोरी से यहां से, पोरी से पैरो आ गया और फेरा मतलब काइमुला, काई के अंदर पोरा, तो काई के अंदर पोर है। ठीक है, तो पैरेंकाइमुला। तो इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण, ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण जो है वो है साइकन। साइकन पहला कौन सा है? साइकन, जिसे साइफा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे साइफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, सेकंड नंबर पे जो आता है आपका स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, ठीक है, और ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। और तीसरा होता है यू स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, जिसको बाथ स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट करना है इसको, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि बाथ स्पंज किस पोरीफेरा को कहा जाता है, तो यू स्पॉन्जिला को बाथ स्पंज कहा जाता है। समझ गए? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा है, तो बाथ स्पंज। ठीक, तो ये इसके कुछ 3 एग्जांपल थे, और भी है, आइलोनिमा है, यू प्लेक्टेला है, एक और लिखो यू प्लेक्टेला, यू प्लेक्टेला। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल है। तो ये
नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सिलेंटेटा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम सिलेंटेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से इसको एक बार देखो। चलिए मैं आपको ये भी आपके सामने लेके आ जाता हूँ। देखिए इसमें से भी आपको बता देता हूँ। पोर का मतलब चित्र होता है, ये मैंने नोट्स बनाए थे। पोर्स का मतलब चित्र, फेरा का मतलब धारण करना। नामकरण किया था वो ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और CaCO कंडिकाएं उपस्थित होती है। पैरंगमा लार्वा अवस्था पाई जाती है। और ये सम्मित, जबकि बड़े जो होते हैं वो असम्मित होते हैं। यहाँ पर बेटा आपके बुक में यही दे रखा है असम्मित, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन इनकी जो छोटी अवस्था जो होती है वो अर्य सम्मित होती है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये असम्मित हो जाते हैं। उसके बाद शरीर पर असंख्य छिद्र, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। और अंत के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो मेरे शॉर्ट था क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि इसके बारे में सारी चीजें पता थी, इसलिए मैंने ये शॉर्ट किए। तो आपके शॉर्ट काम नहीं आते। फिर इसका भी वर्गीकरण करते हैं, पोरीफेरा का भी। तो 3 के अंदर वर्गीकरण किया गया। कैल्केरिया मतलब जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। दूसरा होता है हेक्साक्रिनोडी, सिलिका का पाया जाता है। हेक्सा देखो, हेक्सा सा आ गया, सा से सिलिका। फिर डेमो स्पॉन्जिया, डेमो मतलब रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्जिला की तरफ। तो स्पॉन्जिन विद सल्फर का कंकाल, इसके अंदर सल्फर बॉडी पाई जाती है। तो यू स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिन। तो ये बेटा आपकी कुछ फॉर्मेट थे। कल पढ़ेंगे अपन सिलेंटेटा। तो इसमें अगर कोई समस्या है तो देख लीजिए। सबसे पहले की बार जितने भी जीव जो क्या होते हैं, जंतु होते हैं, उनको प्राणी जगत में रखा गया है। इनको फोना में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद मैंने कहा इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो ये कुछ लक्षण थे। संगठन का स्तर, सम्मिति, द्विकोर की, त्रिकोर की अवस्था, प्रगुआ, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु की उत्पत्ति मिजोरम से होती है। पृष्ठरज्जु के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांट दिया गया, अरज्जु की, रज्जु की। इनके अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है उनको रज्जु की, और इनमें नहीं पाई जाती उनको अरज्जु की। तो फिर हमने बात की। उसके बाद मैंने आपको पूरा इनके बारे में सब समझाया। उसके बाद वर्गीकरण किया अकशेरुकियों का, जिसके अंदर पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती। सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ, लेकिन प्रोटोजोआ को ये एक कोशिकीय होता है, इसलिए इसके अंदर सम्मिलित नहीं करते। उसको एक अलग समूह प्रोटेस्टा के अंदर सम्मिलित करते हैं। ठीक है, उसके और उसको मोनेरा के अंदर रखा गया है। उसके बाद हमने पोरीफेरा की बात की। तो पोरीफेरा के अंदर बात की तो खोज करने वाले जो थे इनको स्पंज कहा जाता है सामान्यतः, लेकिन खोज करने वाले ग्रांट थे। लवणीय होते हैं, असम्मित होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि छोटे होते हैं तो ये अरीय होते हैं। नाल तंत्र उपस्थित होता है, बहुकोशिकीय होते हैं। ऑस्ट्रिया, ऑस्कुलम और स्पॉन्ज गुहा पाई जाती है। उसके बाद जल परिवहन के द्वारा O2 व भोजन का गमन होता है। उसका पाचन होता है भोजन का कॉलर कोशिकाओं के द्वारा। तो बेटा आप चाहो तो चलिए मैं एक डायग्राम भी आपके सामने यहाँ बना देता हूँ, वो भी आप बना देना अपने नोट्स के अंदर। तो ये जो होते हैं इसको तो कहते हैं ऑस्ट्रिया। तो जल यहां से अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, जल प्लस ऑक्सीजन प्लस भोजन सब अंदर प्रवेश करता है। यहाँ उसका पाचन होता है। ये होती है आपकी गुहा, स्पॉन्ज गुहा। और सबसे ऊपर होता है ऑस्पर्कुलम। ठीक, तो ये संरचना होती है। ये इसके फूट होता है पाद। ठीक है, तो ये बेटा आपका प्राणी जगत मैंने स्टार्ट किया, वर्गीकरण कर क्या क्या लक्षण के आधार पर किया जाता है, पोरीफेरा को कर दिया। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट वन करेंगे सिलेंट्रेटा। ओके।